Hello students, today we are going to read chapter number 4 from 6th class history book, and the title of the chapter is What Books and Burials Tells Us। कि हमारी जो एंशियंट बुक्स हैं या जो आर्कियोलॉजिस्ट ने जो बरियल्स उन्हें मिले हैं उनसे हमें हिस्ट्री के बारे में किन चीज़ों का पता चलता है कि हमारी हिस्ट्री में क्या चीज़ें कैसे थी, उनसे हम क्या जानकारी हमें मिलती है। वी विल रीड इन दिस चैप्टर। जब व्हेन वी टॉक अबाउट बुक्स, जो सबसे पुरानी बुक्स हैं दैट इज़ वन ऑफ दोज ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड इज़ वेदास। ठीक है, देयर आर 4 वेदास। ठीक है, कितने वेद हैं हमारे? देयर आर 4 वेदास, द ऋग वेदा, साम वेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्व वेदा। ठीक है, देयर आर 4 वेद्स, सामवेद, सॉरी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। द ओल्डेस्ट वेदा इज द ऋग्वेद। सबसे जो पुराना वेद है हमारा दैट इज ऋग्वेदा, और जो कब लिखा गया था? अराउंड 3500 ईयर्स अगो। लगभग कंपोज किया गया था, लिखा नहीं गया था। इट वॉज कंपोज्ड अबाउट 3500 ईयर्स अगो। और ये जो ऋग्वेदा है आपका, इट कंटेन्स मोर देन 1000 हिम्स। 1000 से भी ज़्यादा इसमें हिम्स लिखे गए हैं। हिम्स क्या होता है? म्यूजिकल पॉट, मतलब एक कुछ गीत होता है, तो जिसको सुक्त या वेल सेड भी कहा जाता है। और ये हिम्स जो हैं, जो ऋग्वेद में लिखे गए हैं, दे आर रिटन इन प्रेज ऑफ गॉड एंड गोडेसेस, गॉड्स एंड गोडेसेस। जितने भी देवी देवता हैं हिंदू धर्म में, उनकी प्रेज में, उनकी पूजा करते हुए ये लिखे गए हैं। देयर आर 3 गॉड्स, जिसमें जो मेनली इसमें आपको ऋग्वेद में जिनके वर्णन आपको मिलेगा। फर्स्ट वन इज अग्नि, द गॉड ऑफ फायर, देन इंद्र, अ वॉरियर गॉड, एंड सोम। सोम क्या है? एक तरह का प्लांट होता है जिससे एक स्पेशल ड्रिंक तैयार की जाती है फॉर गॉड्स एंड गॉडेसेस। ठीक है, देन द क्वेश्चन अराइजेस, हु कंपोज्ड दीज हिम्स? So these hymns were composed by sages. These hymns were composed by sages, जिनको ऋषिज भी बोला जाता है। अब ये क्या करते थे? They composed the hymn, और द प्रीस्ट, जो पुजारी होता था या जो शिक्षक होता था, गुरु होता था, ही यूज टू रिसाइट टू द स्टूडेंट। वो बच्चों को सिखाता था, उसको गाकर सुनाया करता है। एंड द स्टूडेंट हैव टू रिसाइट एंड मेमोराइज इट, ईच सिलेबल, वर्ड और सेंटेंस बिट बाय बिट, मतलब धीरे धीरे करके उन्हें समझना होता था, मेमोराइज करना होता था, और फिर उसके बाद वो उसको गाया करते थे। ठीक है, तो दीज हिम्स वर कंपोज्ड बाय सेजेस। प्रीस्ट taught these hymns to their students, and student have to recite and memorize each syllable। हर जो अंश होता है एक वर्ड का, उसको हर कंप्लीट वर्ड, पूरा सेंटेंस धीरे धीरे करके वो क्या करते थे? सीखते थे। मोस्ट ऑफ द हिम्स वर कंपोज एंड टॉट एंड लर्नड बाय मैन। मोस्ट ऑफ द हिम्स जो हैं वो मैन ने लिखे हैं। बहुत कम हिम्स आपको मिलेंगे जो किसी वीमेन ने कंपोज किए हैं। हेयर द वर्ड इज़ यूज कंपोज, क्योंकि उस टाइम पर ऋग्वेद को लिखा नहीं गया था, सिर्फ इसको गाया जाता था। जनरेशन टू जनरेशन इट वॉज कन्वेड टू द अदर, मतलब जैसे गुरु ने शिष्य को सिखाया, शिष्य जब गुरु बना तो उसने अपने शिष्य को सिखाया, तो इस तरह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जा रहा था। तो ऋग्वेद जो है इस टाइम पर कंपोज किया गया था, इट वॉज नॉट रिटन। सो in which language it was composed? It was composed in old और वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में लिखा गया था, जो कि आज की संस्कृत जो हमें स्कूल्स में पढ़ाई जाती है उससे डिफरेंट होती है। सो इट इज़ टू बी मेमोराइज्ड दैट द ऋग वेदा इज रिटन इज कंपोज्ड इन ओल्ड और वैदिक संस्कृत। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत दैट यू लर्न इन स्कूल्स दीज डेज। नाउ अब हमारी जो लैंग्वेजेस हैं हमने उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन, और जिस तरह के वर्ड्स उस लैंग्वेज में यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हमारी जो संस्कृत लैंग्वेज है दैट इज़ फ्रॉम
द फैमिली ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। ठीक है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं, तो संस्कृत भी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का पार्ट है। और इंडो यूरोपियन जो लैंग्वेज है वो कहाँ पर बोली जाती हैं? इट इज़ यूज्ड इन नॉर्थ और वेस्ट पार्ट ऑफ यूरेशिया। ठीक है, आपको पता है यूरोप और एशिया को कंबाइंड, इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को कंबाइंड रूप में हम क्या बोलते हैं? यूरेशिया। तो यूरेशिया में जो नॉर्थ और वेस्ट पार्ट में जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं वो लैंग्वेजेस इंडो यूरोपियन ग्रुप में आती हैं। अब इंडिया की ऐसी कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो इंडो यूरोपियन ग्रुप में आ रही हैं? तो इंडिया की आसमी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, ये लैंग्वेजेस इंडिया की हैं जो कि इंडो यूरोपियन ग्रुप में आती हैं। इसके अलावा एशियन लैंग्वेजेस, जो एशिया कॉन्टिनेंट की लैंग्वेज है, जैसे कि पर्शियन और यूरोपियन लैंग्वेजेस भी इस ग्रुप में आती हैं, जिसमें है इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश। ये सब किस ग्रुप में आती हैं? इंडो यूरोपियन ग्रुप में आती हैं। ठीक है, अब ये इसी ग्रुप में क्यों आती हैं? क्योंकि जो ओरिजिनली इनके कुछ वर्ड्स जो हैं उनमें कुछ ना कुछ कॉमन है। दे आर कॉल्ड अ फैमिली बिकॉज दे ओरिजिनली हैड वर्ड्स इन कॉमन। उनमें कॉमन कुछ वर्ड्स हैं, जैसे यू कैन टेक द वर्ड मातृ, दैट इज संस्कृत वर्ड, माँ, हिंदी वर्ड एंड मदर, इंग्लिश वर्ड, इन सब में कुछ कॉमन है, दैट इज साउंड म। तो इस तरह से ये लैंग्वेजेस जो हैं ओरिजिनली इनके कुछ वर्ड्स जो हैं वो कॉमन हैं, इसीलिए इन्हें एक ग्रुप में रखा गया है। अब इसके अलावा और कौन से लैंग्वेज ग्रुप है इंडिया के? अब इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट यानी कि नॉर्थ और ईस्ट यानी कि जो इधर का आसाम साइड का पार्ट पड़ जाएगा, तो उस टाइप में हमारे पास तिब्बतो बर्मन फैमिली आ गई। अब हमारे साउथ में बोली जाती है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सब किस ग्रुप में आती हैं? द्रविड़न फैमिली में। इसी तरह से झारखंड और सम पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया ये ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली में आती है। तो यहाँ पर हमें 4 फैमिलीज़ के बारे में बताया हुआ है। फर्स्ट वन इज़ अवर इंडो यूरोपियन। ठीक है, इंडो यूरोपियन में हमारी लैंग्वेजेस बता दी इन्होंने। देन तिब्बतो बर्मन फैमिली, द्रविड़न फैमिली, देन ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। ये 4 फैमिलीज़ हैं। हमने मेन याद रखना है कि हमारी जो संस्कृत लैंग्वेज है वो हमारी इंडो यूरोपियन ग्रुप में आती है। ठीक है, नेक्स्ट, द बुक्स वी यूज़ आर रिटन और प्रिंटेड। अब जब हम जो भी हम बुक्स पढ़ते हैं या तो वो लिखी गई हैं या फिर वो प्रिंटेड फॉर्म में है। पर जो ऋग्वेद था, जैसा कि मैंने अभी बताया, इट वॉज नॉट रिटन, इट वॉज ऑरली, मतलब बोलकर गुरु शिष्य को सिखाता था और शिष्य उसको अपने के अगली जनरेशन तक पहुंचाता था। सो इट वॉज रिसाइटेड एंड हर्ड रादर देन रेड। ठीक है, सो इसको लिखा भी काफ़ी सेंचुरीज के बाद गया है, लगभग 200 ईयर्स बिफोर ही इसको कंपोज किया गया है। ठीक है, अब ऋग्वेद को हिस्टोरियंस किस तरह से स्टडीज़ करते हैं? मतलब वो तो एक धार्मिक ग्रंथ है, पर धार्मिक ग्रंथ से वो हिस्ट्री से रिलेटेड कैसे फाइंड आउट करते हैं कि ये हिस्ट्री से किस तरह से रिलेटेड है, या उस टाइम की सोसाइटी के बारे में वो कैसे आइडिया लगाते हैं। ठीक है, historians like archaeologists find out about the past, but in addition to the material remains, they examine written sources as well. Let us see how they study ऋग्वेदा। ठीक है, अब जो हमारा ऋग्वेदा है इट वॉज रिटन इन पोइटिक फॉर्म। ठीक है, और जो पोइट्री है वो भी किस फॉर्म में है? डायलॉग्स की फॉर्म में है, यानी कि कन्वर्सेशन टाइप से वो लिखी गई है। एक यहाँ पर जो आपको एग्जाम्पल दिया गया है, इन दिस पार्ट ऑफ हिम देर इज़ अ डायलॉग बिटवीन अ सेज नेम विश्वामित्र। यहाँ पर एक सेज जो है, एक जो ऋषि जो हैं जिसका नाम क्या है? विश्वामित्र, वो किससे कन्वर्सेशन कर रहे हैं?
ही इज़ टॉकिंग टू टू रिवर्स ब्यास एंड सतलुज, ठीक है, और दैट वर वर्शिप्ड एज गॉडेसेस, और इन नदियों को देवियों की तरह पूजा जाता था। तो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है ऋग्वेद का, जिसमें विश्वामित्र दो रिवर्स से बात कर रहे हैं। सो इससे जो हिस्टोरियंस हैं वो क्या निष्कर्ष निकालते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड द डायलॉग्स। विश्वामित्र, सबसे पहले विश्वामित्र का डायलॉग है। ओ रिवर्स कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स लाइक टू स्विफ्ट हॉर्सेस, लाइक टू शाइनिंग काउस दैट लिक देयर काउस। अब यहाँ पर विश्वामित्र जो है रिवर्स को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि तुम पहाड़ों से आओ, माउंटेन से निकलो, क्योंकि नदियाँ क्या हैं, पहाड़ों से, ग्लेशियर्स के पिघलने से बनती हैं एज यू नो। तो नदियाँ जो उससे निकल रही हैं पहाड़ों से, तो वो नदी को किससे कंपेयर कर रहा है, दो घोड़ों से और दो काओ से, ठीक है। यानी कि उस टाइम पर काओस और हॉर्स की काफ़ी वैल्यू होती होगी, इसीलिए उन्होंने रिवर्स को उनसे कंपेयर किया है। यू मूव लाइक चैरियट्स टू द सी, through the power of Indra, you are full of water and wish to unite with one another. अब यहाँ पर विश्वामित्र कहते हैं कि तुम ऐसे चल रही हो जैसे समुद्र के ऊपर क्या चल रहे हैं, रथ चल रहे हैं, और इंद्र की पावर को शो किया गया है। यू आर फुल ऑफ वाटर एंड विश टू यूनाइट विद वन अनदर। अब रिवर्स आगे से क्या रिप्लाई करती है, यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर विश्वामित्र ने हॉर्सेस, काउस, चैरियट्स और इंद्र का नाम लिया है। रिवर्स, वी आर full of water, move along the path the gods have made for us. Once we start flowing, we cannot stop. But why do you pray to us, O sage? अब वो नदियाँ जो हैं वो सेज से यानी कि विश्वामित्र से पूछती हैं कि तुम हमें क्यों रोक रहे हो। विश्वामित्र says, O sister, please listen to me, the singer who has come from a distance with a chariot and carts. Let your water not rise above their axles so that we can cross safely. अब यहाँ पर विश्वामित्र कहते हैं कि जो सिंगर यानी कि हु इज़ सिंगिंग दिस हिम, वो क्या है, एक बहुत दूर से आया है, और उसका जो रथ है और जो उसका जो गाड़ी है उसने वो नदी को क्रॉस करना है। तो वो कहता है कि तुम इसके पानी को, अपनी नदियों के पानी को उसके एक्सेल यानी के पहियों से ऊपर मत होने देना। द रिवर्स, यू विल लिसन, वी विल लिसन टू योर प्रेयर सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली। और नदियाँ कहती हैं कि हम तुम्हारी बात को सुनेंगे और तुम्हें ये नदी क्रॉस करने देंगे। अब यहाँ हिस्टोरियंस को क्या पता चलता है, हिस्टोरियन पॉइंट्स आउट दैट द हिम वाज कंपोज इन अ एरिया वेयर टू द रिवर्स फ्लोज। सबसे पहली बात पता चलती है कि ये जो हिम है वो उस एरिया में लिखा गया जहाँ पर नदियाँ बहा करती थी। They also suggest that the sage lived in a society where horse, cows were valued animals. So that's why rivers are compared to horse and cows. ठीक है, यहाँ पर आपको दो रिवर्स के बारे में बताया गया, एंड दीज रिवर्स वर ब्यास एंड सतलुज। एंड here the other thing is told us is said about the ऋग्वेदा कि यहाँ पर इंडस रिवर्स, उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, या सरस्वती रिवर का भी इन हिम्स में कई बार नाम आया है। बट कौन सी रिवर्स का सिर्फ एक ही बार नाम आया है, द गंगा एंड द यमुना, ठीक है। द गंगा एंड द यमुना आर नेम्ड ओनली वंस।